हेलो बच्चों, यह लिखा है टू बीट्स A and B of mass m1 and m2 respectively are threaded on a smooth circular wire of radius A fixed in a vertical plane. B is stationary at the lowest point when A is gently dislocated from rest at the highest point. ठीक है, A collides with B at the lowest point. The impulse is given to the B due to the collision is just great enough to carry it to the level of center of the circle immediately while A is immediately brought to rest after impact. क्लियर है? तो देखो, सबसे पहले इसके लिए मेरे को छोटा सा एक डायग्राम आप लोगों के लिए बनाना पड़ेगा जिससे मैं प्रॉपरली चीजों को समझा पाऊं। तो ध्यान से देखिएगा, यहां मैंने बना दिया सर्कुलर ट्रैक, ये सर्कुलर रिंग जिसके ऊपर में ये बीट्स आपके पास मूव करेंगी। दो बीट्स थी ए और बी, जिसमें ए का मास दिया है m1 और बी का मास दिया है m2, और दिया गया था कि ए जो है वो टॉप मोस्ट पॉइंट पे है, मतलब यहां कहीं पे ए है अभी। क्लियर? चलिए मैं बीट्स को अलग कलर से बना देता हूं। ये बीट्स हम लोगों के पास दी गई थी, ये ए बीड, इट्स मास इज m1, और जो बी वाला बीड है वो बॉटम मोस्ट पॉइंट पे रेस्ट पे है, यहां कहीं पे है बी वाला बीड, जो ये बी बीड है जिसका मास m2 दिया है। क्लियर? तो ए को हमने टॉप मोस्ट पॉइंट पे इनिशियली रखा हुआ था, ये हमारे पास इनिशियल स्ट्रक्चर है। क्लियर? अच्छा, ए को अगर हम यहां से हल्का सा डिसलोकेट करके छोड़ देंगे तो बाय द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जब ए नीचे पहुंचेगा, मैं इसका दूसरा डायग्राम बना रहा हूं ब्लू कलर से, जस्ट बिफोर कोलिजन का। ये ए यहां पहुंच चुका है अभी, इट्स मास इज m1, और इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में कुछ भी होगी v0। ये भी मैंने बनाया जस्ट बिफोर कोलिजन। तो बाय द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इसका मास दिया था m1, मैं लिख दे रहा हूं यहां से कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के थ्रू अगर मैं लिखता तो m1g, और h की जगह मिलेगा 2r इज इक्वल टू मिलता हाफ m1 इंटू वी नॉट स्क्वायर। m1 से m1 कैंसिल हो गया, तो यहां से वी नॉट हम लोगों के पास जो मिल रहा है दैट इज 4gr। तो 4gr का रूट, तो ये हमारे पास आ गया वी नॉट वेलोसिटी किसकी, बीड m1 की जस्ट बिफोर कोलिजन। अब क्वेश्चन में तुमसे बोला गया है कि कोलिजन होने के बाद बी को इतना इंपल्स मिलता है कि बी सेंटर के लेवल तक पहुंच जाता है, मतलब बी इस वाले पॉइंट तक जस्ट पहुंच जाता है। तो हम लोग मान रहे हैं कि कोलिजन के जस्ट बाद बी को कोई भी वेलोसिटी v1 मिल गई, तो कोलिजन में लॉस होगा, कोलिजन के बाद कोई लॉस नहीं होगा जब तक कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स ना, और स्मूथ दिया हुआ है मींस कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है नहीं। तो अब अगर मैं फॉर बी कैलकुलेशन कर रहा हूं, मैं बी के लिए, तो बी को कोलिजन के बाद मान लिया हम लोगों ने कोई भी वेलोसिटी मिल गई है, v2 लिख लेते हैं। तो हाफ एम v2 स्क्वायर इज इक्वल टू m2g इंटू एच, और h बराबर मिलेगा r। बी यहां तक पहुंच गया, तो इस बॉटम मोस्ट पॉइंट से क्या दिख रहा है बेटा आपको, r ऊपर गया होगा तो हाइट अटेंड r हो गया। तो इसको जो v2 वेलोसिटी मिली है दैट इज √2gr। क्लियर? और आपसे क्वेश्चन पूछा गया था m1 अपॉन m2 क्या होगा, तो अब अगर हम यहां लगाते हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, चाहे कोलिजन दुनिया में कोई भी हो, मोमेंटम तो कंजर्व होगा ही। तो जस्ट बिफोर कोलिजन अगर हम देखें तो m1 भाग रहा था किसी v0 से, और कोलिजन के बाद जो a है वो रेस्ट पे आ गया, और केवल b ने भागना चालू कर दिया किसी v2 से। तो यहां से अगर मैं लिखता हूं m1 और v0 की जगह मैं लिख रहा हूं √4gr और m2, और v2 की जगह हम लोगों के पास मिल रहा है √2gr। तो क्या दिख रहा है यहां से m1 इंटू √2 इज इक्वल टू m2, और आपसे क्वेश्चन में पूछा है फाइंड द वैल्यू ऑफ m1 अपॉन m2। तो अब अगर मैं यहां से m1 अपॉन m2 की वैल्यू फाइंड करूं तो ये हम लोगों के पास मिलेगा 1/√2। क्लियर है बेटा? तो 1/√2 अगर हम ऑप्शन में चेक करें तो 1/√2 हम लोगों को यहाँ पे थर्ड वाले ऑप्शन में दिख रहा है। सो फाइनली इट्स थर्ड आंसर इज करेक्ट। क्लियर है बेटा? ये तो पहले हमने कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा करके ए की वेलोसिटी निकाल ली, फिर बी के साथ जैसा हो रहा है हमने बी की वेलोसिटी निकाल ली, फिर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा करके हमने m1 और m2 में रेशियो फाइंड कर लिया। क्लियर बेटा? ओके, ऑल द बेस्ट।